जिसमें कंपनी यहाँ प्रशासन चलाएगी। क्या आ जाएगा इसके बाद? कंपनी आई यहाँ पे 1600 में, है ना, 1600 में आई, उसने फैक्ट्री डाली, व्यवसायिक कंपनी थी, डायरेक्टर्स थे उसके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वहीं से ही थे। वो उसको क्या करते थे, सारे विवादों का निपटारा भी वही करते थे, पूरा प्रशासनिक तंत्र भी इनका था। धीमे धीमे इन्होंने जीतना शुरू किया। कब से? 1757 से। पलासी, बाकी इनका जो बाहरी शक्तियों से युद्ध हुए वो अलग हैं, ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए वो अलग। 1757 से जीतना शुरू करेंगे पलासी से, कहाँ तक पहुँचेंगे जीतते हुए? पंजाब तक। पंजाब कब जीता? 1749 में, 49 में पंजाब का ये विलय कर लेंगे। 1752 में ये किसका विलय करेंगे? म्यांमार के निचले क्षेत्र का, दक्षिण म्यांमार का, ठीक है। जब ये इतना विलय कर लेंगे, इसके बाद डलहौजी आएगा तो वो क्या करेगा, विलय की नीति को अपना मेन आधार ही बनाएगा, सारे राज्यों का वो विलय करना शुरू कर देगा। जिनके उत्तराधिकारी नहीं हैं उनको गोद लेने नहीं देगा, उनका विलय करेगा, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इनका साम्राज्य की एक पूरी जो आज है लोकल, जो आज हम देखते हैं इंडिया का नक्शा, पूरी रूपरेखा कब बन गई थी? ये डलहौजी के काल में। कब तक चलेगी? 1756 तक। 57 में भी कुछ विलय होंगे, कैनिंग करेंगे, ठीक। तो टोटल 1757 तक ये इनका क्या चलेगा, विस्तार की नीति चलेगी। अपने साम्राज्य को ये विस्तार दे रहे हैं। उस विस्तार के क्रम में हमने अभी कौन सी नीति पढ़ा दी? राजनीतिक नीतियां तो इनकी पढ़ा दी। राजनीतिक मतलब जो प्रशासन चला रहे हो तुम, लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, वो हो गई राजनीतिक नीतियां। अब बची आर्थिक नीतियां। आर्थिक 4 प्रकार की नीतियां पढ़ोगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, ठीक है। धार्मिक और सामाजिक को एक साथ भी पढ़ लेते हो कभी कभी, ठीक। तो ये 4 नीतियां पढ़ोगे जब तुम, तो राजनीतिक में तो पता चल गया जनता रुष्ट है, कहीं ना कहीं तुम शोषण कर रहे हो पूरी जनता का, उनके ऊपर शासन कर रहे हो, उनके राजाओं को हरा रहे हो, युद्ध कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, किसी को भी जेल में डाल दे रहे हो, बोलने की आज़ादी नहीं है, सब चीज़ कर रहे हो। तो राजनीतिक पता चल गया। अब आर्थिक कुछ टाइम बाद करेंगे हम लोग, जब ये खत्म हो जाएंगे सारे एक्ट, ठीक। आर्थिक नीतियाँ पता चलेंगी कि किन माध्यमों से ये देश का शोषण कर रहे हैं, क्या क्या। किसानों की ये इतनी बुरी दशा कर देंगे, अकाल पड़ेंगे, हर 15-20 साल में एक बड़ा सा अकाल पड़ेगा, करोड़ों आदमी मर जाएंगे एक अकाल में, फिर हर बार यही रिपीट होगा। अकाल के टाइम पे भी किसानों को कोई राहत नहीं होगी। अकाल जब भी पड़ेगा तो एक होता है ना, आदमी के पास खाने को है नहीं और तुम फिर भी कर लगा रहे हो, तो उस टाइम पे भी कोई राहत नहीं होगी, उनको कर तब भी देना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आर्थिक रूप से भी जनता रुष्ट। फिर मैंने कुछ बताया कि ये समाज में भी क्या करते हैं, दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं। कैसे? समाज में क्या दखलंदाजी कर रहे हैं? 1-2 मैंने लिखाया है, कोई एक्ट इन्होंने पारित किए हैं जिससे सामाजिक व्यवस्थाओं को क्या किया इन्होंने, प्रथाओं को कुछ को बंद किया। सती प्रथा बंद किया। अभी आएगा डलहौजी के टाइम में, मैंने लिखाया होगा, विधवा पुनर्विवाह शुरू करते हैं। तो ये समाज इतना रूढ़िवादी था उस टाइम, कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी हम लोग इस टाइम खड़े हैं ना, तो लग रहा है कि बहुत अच्छा काम था ये, तो समाज इसको मानेगा कि हमारे मूल धर्म में आके दखलंदाजी कर रहे हैं, हर जगह इनके विद्रोह होने लगेंगे, ठीक। तो सामाजिक रूप से भी लोग इनसे क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। संस्कृति में भी ये बहुत सारे बदलाव करेंगे। धार्मिक रूप से बदलाव करेंगे। धार्मिक रूप से कैसे करेंगे? क्या हुआ अभी तक धार्मिक रूप से? कौन से एक्ट में हुआ धार्मिक रूप से बदलाव के लिए? किसी एक्ट में लिखा है मैंने कुछ? 1813 का एक्ट पढ़ो। है मतलब सरकार से अनुमति लेके ईसाई मिशनरी क्या करेंगी, धर्म प्रचार करना शुरू कर देंगे। अब ये धर्म प्रचार ऐसा नहीं होता था, ये जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे लोगों को लालच दे रहे हैं।
तुम्हारे लिए स्कूल खोलेंगे, कुछ पैसा ले लो, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो पता चले तुम्हारी फैमिली वाले कोई और पार्ट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो बाकी लोग रुष्ट हो जाएंगे ना। किसी के गांव को कन्वर्ट कर दिया तो आसपास के गांव रुष्ट हो जाएंगे। ऐसे करके इन्होंने हर तरीके से पूरे समाज को ये क्या कर देंगे, रुष्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, जब लोगों में इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक 1857 का क्या होगा, विद्रोह। इस विद्रोह को क्या बोला जाता है, और साथ साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मतलब इतने बड़े पैमाने पर होगा ये कि अंग्रेज़ों की जड़ें उखड़ जाएंगी। उनको लगता था कि अगर थोड़ा सा ना संभले होते लास्ट में तो हम गए थे यहाँ से, तो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलेंगे। इसके बाद इनकी नीतियों में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ते आ रहे हो वो सारा ख़त्म करेंगे ये आगे चल के, ठीक है। तो जब इतना सारा हो जाएगा उसके बाद नीतियाँ क्या चेंज होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी कौन से एक्ट रह गए, 1858 का। मीन्स जस्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अब चेंज क्या आया। 53 का पढ़ चुके हो, अभी तक कौन कौन से एक्ट पढ़ चुके हो। 1773 से इन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया था। 1773 का कौन सा एक्ट, हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट। बाकी चार्टर एक्ट फिर आ जाएंगे 1793 के बाद 1813, 33 और 53। सारे एक्ट में लिखा दिया क्या क्या प्रावधान थे। 53 के एक्ट में एक नई चीज शुरुआत हुई, क्या थी वो, दो नई चीज शुरुआत हुई है। क्या हुई, नहीं पता। 53 के एक्ट में एक तो ये शुरुआत हुई है कि कंपनी का नियुक्तियों पर से भी अधिकार क्या किया, छीन लिया है कि अब नियुक्तियां तुम नहीं करोगे। ये भी बोल दिया है कि आगे अब तुम्हारा ये नहीं है कि तुमको हमने 20 साल तक की छूट दे दी, आगे तुम अगर यहाँ पे शासन करना है तो वो किसके रहमो करम पे करोगे, जब तक क्राउन चाहेगा। मतलब वहाँ की संसद, क्राउन एक नाम होता है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति के नाम से शासन चलता है, क्राउन की वहाँ कोई वो नहीं है, महारानी का कोई वो नहीं। यहाँ तक कि अपने राष्ट्रपति से भी कम अधिकार हैं, अपने राष्ट्रपति को भी कोई अधिकार नहीं है यहाँ का। जब मैं पढ़ाऊँगा अभी पॉलिटी राज्य व्यवस्था तो पता चलेगा कि सिंगल अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को जो वो अपने विवेक से ले सके, विवेकाधिकार नहीं है, वो सब सलाह पे काम करता है। लेकिन फिर भी एक दो वीटो पावर मिली हुई हैं, लेकिन जब क्राउन की तरफ जाओगे तो उसको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। लेकिन उसके नाम पे काम हो रहा है तो नाम लेना पड़ेगा, है ना। संसद काम कर रही है वहाँ पे मेनली, ठीक। तो क्या होगा 1853 में, और गवर्नर जनरल जो रहता है, हाँ, उसके लिए अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था होती है। उसका क्या फायदा होता है, अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था क्यों की गई थी बताओ मुझे। मैंने कल बहुत अच्छे डिटेल में समझाया था, प्लस पूरा अपने संसद का एक पिक्चर भी दी थी कि अपने संसद में क्या होता है। देखो चीज़ें बहुत बेटर वे में मिल रही हैं तुम लोग को, ये ध्यान रख लेना। कोई टीचर ऐसा मिलेगा नहीं जो तुमको पॉलिटी को इससे जोड़ के पढ़ा दे, हिस्ट्री से, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ के पढ़ा दे, ऐसे नहीं मिलते हैं। टीचर विषय विशेषज्ञ होता है, एक विषय का आता है उसको, दूसरे विषय का उनसे छोटा बड़ा भी पूछ लो तो नहीं आता। क्या होता है कि अभी जैसे मैं ही एक सिंगल सब्जेक्ट पे हो जाऊँ डिपेंड, एक साल तक केवल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ता रहूँ तो बाकी सब्जेक्ट मुझे नहीं रहेगा नॉलेज में, फिर मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, ठीक है। जब इतने बेस्ट वे में चीज़ें समझा रहे तो वो दिमाग में रखी हुई होनी चाहिए। क्या मतलब है, मैंने बताया था कि भारत में एक होता है लॉ मेकर्स, कानून कौन बनाता है, फिर उन कानून के आधार पर शासन कौन चलाता है ना। दो चीज़ें होती हैं, कानून कौन बनाता है, हैं? कानून मंत्रिमंडल कैसे बनाएगा,
लॉ मेकर्स किसको बोला जाता है? सांसद और विधायकों को इसीलिए लॉ मेकर्स बोला जाता है कि ये लॉ मेकर्स, ये कानून बनाते हैं। कानून बनाने में कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी हो वो शामिल होता है, लेकिन सरकार में कौन शामिल होता है? या तो उस पार्टी को बहुमत है, जैसे मोदी गवर्नमेंट को बहुमत है तो मोदी गवर्नमेंट है, और जो उनका साथ दे रहा है सपोर्ट में, विपक्ष कभी सरकार में शामिल नहीं होता। और अगर सरकार में शामिल हो गया तो विपक्ष नहीं रहता फिर वो, है ना। लेकिन जब कानून बनाते हो तो उसमें सरकार भी रहता है और विपक्ष भी रहती है, ठीक, ये अंतर हो गया। कानून बनाते हैं अपने MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको बोलते हैं सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, और चलाता सरकार कौन चलाता है? मंत्री। अब मंत्री, इंडिया में मंत्री बनने के लिए ये जरूरी है कि मंत्री किसी ना किसी संसद का सदस्य हो। हाँ, मंत्री पहले बन जाओ, 6 महीने तक आप सदस्यता ग्रहण कर लो, ये हो जाता है, ठीक है। US तरफ क्या है कि कुछ भी नहीं जरूरी है। अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है, कोई संसद सदस्य। वहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका, जब ये राज्य उसका है, राजनीति शास्त्र का पार्ट है, लेकिन बता दें वहाँ पे हर चीज़ अलग अलग है। अपने यहाँ विधायिका मतलब MP, सांसद या विधायक, विधायिका में से ही मंत्री बनाते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो कानून बना रहे, ये शासन कौन चला रहा? मंत्री। अभी तक यहाँ क्या हो रहा था, जो एक्ट आया 1853 के पहले वाले, उसमें क्या हो रहा था? गवर्नर जनरल है, उसकी जो परिषद है वो क्या कर रही है? दोनों काम कर रही है, सरकार चलाने का भी काम कर रही है प्लस कानून बनाने का भी काम कर रही है। कितने अभी सदस्य संख्या थी? 53 में, 33 में एक अस्थाई ऐड किया था, तो 1+3 एक बाहर बन हो गया था। कब? 53 में। मतलब एक गवर्नर जनरल था, 3 उसकी परिषद में सदस्य होते थे। लॉर्ड मैकाले को एक अस्थाई सदस्य नियुक्त किया था, 33 में ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 53 में इसको क्या कर लिया था? अंदर कर लिया था। 53 में इसको स्थायी कर दिया था, ठीक है। और ये व्यवस्था कब से चली आ रही थी? 1784 से। 84 में क्या किया था? 1+4 को 1+3 कर दिया था, है ना, ठीक है। तो 1+3 अब 53 में क्या हो जाएगा? फिर से 1+4 हो जाएगा, मतलब सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। जब हम लोग 53 से फिर से आएंगे तो 1858 क्या हो जाएगा? 57 का स्वतंत्रता संग्राम। 58 में ये लोग क्या करेंगे? घबरा जाएंगे, ये बहुत सारे परिवर्तन लेके आएंगे। 61 में अगला एक्ट लेके आ जाते हैं ये। अब परिषद, अभी तक चार्टर एक्ट आ रहे थे, अब एक्ट का नाम बदल के क्या आ जाएगा? भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये परिवर्तन आ गया, ये समझ में आ गया कौन कौन से एक्ट पढ़ा दिए, वो सारे एक्ट लिखे हैं। ये क्या क्या हुआ? 53 में सबसे बड़ा चेंज क्या आ गया? सत्रह 1753 में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? 1853 में 1853 का जो एक्ट आया, इसमें क्या हुआ? सबसे बड़ा चेंज आया कि जो उसके अतिरिक्त सदस्य हैं, जिनका मेन काम क्या होगा? कानून बनाने के लिए सलाह देना, उनका एक अलग बना दिया, और जो कार्यकारी परिषद है उसको अलग रख दिया, ठीक। हाँ, तो 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े उन्होंने। इसको नाम दिया क्या? परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक। अब परिषद में 6 सदस्य जोड़ दिए, ये किसके लिए? लॉ मेकर्स हो गए हैं, कानून बनाने के लिए सलाह दे रहे, गवर्नर उसी सलाह पे काम करेगा, है ना, कुछ तो मानेगा। बाकी गवर्नर जनरल की परिषद में कितने हैं? 1+4, मतलब गवर्नर जनरल भी है, 4 अलग हैं। इनका काम होगा ये जो कानून बन गए इनके आधार पे शासन को चलाना। तो दोनों चीज़ें आ गई अपने पास, ये संसद हो गई इनकी, ये मंत्री हो गए, है ना। यहाँ से अपना जिसको बोलते हैं एक संसद की शुरुआत हो गई। अपने देश में जो संसद आज की डेट में है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से। तो यूपीएससी में ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन जैसी बड़ी परीक्षाओं में जाओगे नहीं पूछते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि भारत में अस्थाई संसद की शुरुआत 1853 एक्ट से हुई? अब लिखना है तुमको सहमत, डायरेक्ट ये तो नहीं लिख सकते हाँ मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ,
है ना, 250 शब्दों में लिखना है, पूरा लिखना है डिटेल में, और अपनी चीज़ों को साबित करने के लिए फैक्ट्स लिखने हैं कि वो जो शुरुआत हुई वही धीमे धीमे बढ़ के आज हम जहाँ हैं वही लेके आए। तो बीच में सारी चीज़ों का जिक्र करना है, वो आगे पता चलेगा। ठीक, तो अगला एक्ट कौन सा आएगा? अगला एक्ट आ जाएगा, एक तो 1858 में ही आ जाएगा इनका, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक लेके आएंगे। उसमें कुछ खास नहीं करेंगे, उसमें क्या कर देंगे कि जो इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको ख़त्म कर देंगे। कहाँ पे था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल? हाँ, मैंने लिखाया था, देखो देखा करो, वही तो बोला ना, पिछला रिवाइज करके आओगे तो अगला समझ में आ जाएगा। अपनी कॉपी तो कम से कम तुम लोगों के मुंह पे होनी चाहिए कि हाँ ये हमने पढ़ लिया है। मैंने ब्रिटेन में व्यवस्था लिखाई थी कि ब्रिटेन में क्या क्या था, फिर इंडिया में कैसा ढांचा था इनका। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, उसका अध्यक्ष क्या होता था वहाँ का? विदेश मंत्री, है ना, वित्त मंत्री विदेश मंत्री दोनों उसके सदस्य रहते थे, और विदेश मंत्री बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई? ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ठीक है, भारत के राज्य सचिव का ये नया पद सृजित करेंगे, जिसको जो वहाँ की कैबिनेट का ये भी सदस्य होगा। अब इसकी जो होगी ना वैल्यू, गवर्नर जनरल के बराबर, जो वायसराय बन जाएगा इसी एक्ट के साथ, बताऊंगा अभी, ठीक, उसके बराबर हो जाएगी। अब कोई भी कानून आएगा इन दोनों के नाम से आएगा। किस किस के नाम से? एक तो भारत के राज्य सचिव का नाम होगा उसमें, प्लस गवर्नर का नाम होगा, वायसराय का नाम होगा। तो कभी भी सुधार सुना होगा, मार्ले मिंटो सुधार, तो उसमें मिंटो क्या रहते हैं? लॉर्ड मिंटो रहते हैं वायसराय, और मार्ले रहेंगे वहाँ के राज्य सचिव। तो ऐसे चलेगा। आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रहेंगे आगे चल के जब 1919 में आओगे, ठीक। तो भारत का राज्य सचिव का पद इन्होंने सृजित किया। वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ब्रिटेन में उसको ख़त्म कर दिया। अगला काम क्या करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोलेंगे? अब ये वायसराय होगा, वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1858 के उसमें कर देंगे। फिर महारानी क्या करेगी? एक घोषणा कराएगी कि लोगों तक एक संदेश भेजो। अब लोगों में इतना असंतोष भरा है, जैसे तैसे ये दबा पाए, इतना इनको लगेगा कि ये इतनी बुरी तरह से दबाएंगे लास्ट में आंदोलन कि इलाहाबाद में गांव के गांव उजाड़ देंगे, आग लगा देंगे पूरे गांव के गांव में, लोगों की लाशों को पेड़ों पर टांग देंगे। जब 1858 का बढ़ाएंगे स्वतंत्रता संग्राम, क्या हुआ? इतनी बुरी तरह से उजाड़ेंगे लास्ट में, फिर भी उसको ये लगेगा कि चलो आंदोलन तो दबा दिया, अब लोग हमेशा के लिए तो दब के रहेंगे नहीं, फिर उठेंगे अगर ऐसे ही कुछ रहा। तो कुछ घोषणाएं कराएगी। 1858 में कैनिंग जाएंगे इलाहाबाद में दरबार लगेगा, वहाँ पे वो कुछ महारानी का जो पत्र आएगा उसको पढ़ के सुनाएंगे। तो पहली चीज़ वो वही बोलेंगे जो 1784 के अधिनियम में मैंने लिखाई थी। एक क्या लिखाई थी? ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में विस्तार नहीं है, विस्तार करना नहीं है। तो पहली सांत्वना ये दिलाएंगे अब हम विस्तार नहीं करेंगे, और ये चीज़ इनकी सही होती है। अब यहाँ के बाद ये विस्तार करना ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बाद में 85 में म्यांमार वगैरह बाहरी देशों का तो करेंगे विलय, लेकिन भारत में राजाओं को नहीं दबाएंगे। जिनको गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया था उनको गोद लेने का अधिकार देंगे। जमींदार वगैरह इनका बहुत साथ देते हैं, उन जमींदारों को अधिकार दे देंगे बहुत सारे। इसके बाद बहुत सारे राजा, सिंधिया हुए, पटियाला के राजा, ये सब लोग साथ देंगे इनका 1857 के संग्राम में। तो इन राजाओं को अलग से पुरस्कृत करेंगे, इनकी तोपों की सलामी बढ़ा देते हैं। समझ लो, राजा होते थे तो राजा की वैल्यू पता चलती थी, उनको कितने तोपों की सलामी दी जा रही। तो राजा की अगर किसी को ज़्यादा सम्मान देना है तो उसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी। पहले किसी को 15 मिल रही, अब 21 देंगे तुमको। तो जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ तोपों की सलामी दी जाती थी। ऐसे करके ये पूरी नीतियाँ। अब इनको पता चला जब 1858 का जो संग्राम था उसमें हिंदू मुस्लिमों ने साथ में भाग लिया। बहादुर शाह जफर को पता ही नहीं है, बूढ़े आदमी हैं, लाल किले में रह रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं था।
हो क्या रहा है। और यहाँ पे राजस्थान में क्रांति हो रही है, मेरठ से शुरू हुई, ठीक है, बैरकपुर में पहले हुई छावनी, फिर मेरठ में तुम्हारी क्रांति शुरू हो जाएगी। बैरकपुर में तो मंगल पांडे रहेंगे अकेले। मेरठ से जब ये क्रांति शुरू हो जाएगी तो इसके बाद इनको पता ही नहीं रहेगा बहादुर शाह जफर को कि हो क्या रहा है, और इनको राजा घोषित कर देंगे। सैनिक अभी दिल्ली पहुँचे ही नहीं, इनको राजा घोषित कर दिया, वो सो रहे हैं अपने महल में, और दिल्ली की तरफ कूच कर गए, दिल्ली चलो का नारा दे दिया। फिर वहाँ पे जाके इनको जगाया, उठो तुम राजा बन गए हो, अंग्रेज़ों को भगाना है देश से। तो अब क्या करे, राजा तो राजा ही, संभालना पड़ा। संभाली उसने तो उसने नहीं संभाली। फिर वक्त कहाँ करके एक इनका सेनापति रहेगा, उसको पूरी कमान दे देंगे, वो पूरा एक कमेटी रहेगी, वो पूरा संचालन करेगी। तो अभी मैं लिखाऊंगा जब 1858 का मेन चीज़ है, जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो क्या होगी, बहुत चरम पे होगी अपनी। कोई ये नहीं होगा कि ये हिंदू है। बहुत सारी, लखनऊ में तुम्हारी हजरत महल थी बेगम, बरेली में लियाकत खान थे, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या करेंगे कि आपस में मिलजुल के लड़ते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों को अब ये मेन चीज़ देखेंगे कि हमको कहाँ टारगेट करना है। तो पहला फूट डालो, हिंदू मुस्लिम को अलग करो, यहाँ पे ये काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, जो पढ़े लिखे होंगे वो, अभी तक तो ज़्यादा पढ़े लिखे आए नहीं इंडिया में, लेकिन ठीक ठाक आ गए, तो पढ़े लिखों पे अब विशेष निगरानी रखी जाएगी कि पढ़े लिखे बहुत काम ख़राब कर सकते हैं। पढ़े लिखे आदमी होते हैं ना, वो किसी का गुलाम ज़िंदगी में बन के ही नहीं रह सकता है। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको बराबरी का दर्जा चाहिए, कहीं पे भी रहो कुछ भी, और न्याय की लड़ाई लड़ता है। न्याय है तो कहीं पे भी रह लो, न्याय नहीं है तो पढ़े लिखों पे विशेष निगरानी। क्योंकि अंग्रेज़ों को ये तो पता है ही ना, वो दुनिया पर राज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख गए हैं, इसलिए राज कर रहे हैं। अब उनको ये लग जाएगा कि उनके इंग्लैंड में, ब्रिटेन में या पश्चिमी देशों में आदमी पढ़ के आ रहे हैं और नए विचार फैला रहे हैं, तो उन पे विशेष निगरानी रखी जाएगी। समाचार पत्रों पे क्या करेंगे, बैन लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। उसी के तहत ये अगला एक्ट लेके आएंगे, कौन सा, 1861 का एक्ट लेके आएंगे। 1861 के एक्ट में क्या होगा, जो अभी एक सदस्य बढ़ाया गया, 1+4 हो गया, अब इसको फिर बढ़ाएंगे। अब धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है ना, दबाव बना रहे हैं लोग, जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए ना, वो दबाव बना रहे हैं कि अब ये ऐसा करो। राजा राम मोहन राय उधर से बोल रहे हैं कि भारतीयों की भागीदारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो 1861 के एक्ट में क्या करेंगे, एक सदस्य 1+5 हो जाएगा, प्लस जो 6 सदस्य अस्थायी थे अभी, उनकी संख्या बढ़ा देंगे। अब 6 से 12 हो जाएगा, मतलब मिनिमम 6, मैक्सिमम 12 रख सकते हो। प्लस एक प्रावधान और करेंगे, क्या, एक प्रावधान करेंगे कि इसमें अब गैर सरकारी सदस्यों को भी नॉमिनेट कर सकते हो। गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीयों को आप इसमें नॉमिनेट कर सकते हो इनकी कार्यकारी परिषद में। तो यहाँ से नॉमिनेशन भारतीयों का आगे चल के शुरू होगा। जब अगला एक्ट आएगा तो उसमें ये बोलेंगे कि एक आंशिक रूप से निर्वाचन कर सकते हो तुम इन लोगों का, धीमे धीमे। फिर अगला आएगा तो नहीं, इन लोगों का निर्वाचन होगा, तो भारतीय आने लगेंगे, भरने लगेंगे। 1853 के एक्ट में एक चीज़ और होगी, सिविल सेवा में अभी तक भारतीयों को एंट्री नहीं थी, भारतीयों की एंट्री नहीं थी सिविल सेवा में। अभी कैसे एंट्री थी, जो कंपनी में बड़े शेयर धारक हैं या जो अधिकारी पोस्ट हैं, उनके बच्चों को ही अलाउ किया जाता था कि आप लोग बैठो, कंपटीशन आप लोग के बीच में होगा। 1853 में क्या बोलेंगे, 1833 में मैंने एक पॉइंट लिखाया था रोजगार के बारे में, रोजगार और नियुक्तियों में क्या लिखाया था मैंने, हाँ, रोजगार और नियुक्तियों में जन्म स्थान, मूलवंश, जाति, रंग, इस सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो क्या हो गया, बवाल कट गया। जो उनके यूरोपियन थे, पश्चिमी देश थे, खासतौर से अंग्रेज थे, उन्होंने बवाल काट दिया कि अब तो तुम बिल्कुल समान रख रहे हो ना, समानता आ जाएगी, हम में इनमें अंतर नहीं रहेगा, तो ये हमारे गुलाम कैसे कहलाएंगे, हम इन पर राज कैसे कर रहे हैं। तो वो चीज़ क्या होगी, लागू नहीं हो पाएगी। अब क्या होगा, 53 में ये उस चीज़ को हल्का सा लागू करेंगे। ये बोलेंगे कि भारतीय लोग भी इसमें क्या
भाग ले सकते हैं सिविल सर्विसेज में। और सिविल सर्विसेज की वैल्यू बहुत होती थी। इसके बाद में 2 एक्ट बता दूं अभी, फिर सिविल सर्विसेज पे ही आऊँगा, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में क्या होगा, भारतीय भाग ले सकते हैं। कब आएगा ये, 1853 में। लेकिन इसको भी लागू होने में और पहले भारतीय को सिविल सेवा में क्वालिफाई करने में 10 साल लगेंगे। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर करके आएंगे, SN टैगोर। ये क्या होंगे, पहले सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, पहले IAS बनेंगे इस परीक्षा को क्वालिफाई करके, ठीक। फिर सिविल सेवा की ये लोग उम्र घटा देंगे। ये देखेंगे इंडियन लोग ज़्यादा फायदा उठाने लगे हैं, तो पहले 21 साल, 23 थी, फिर 21 करेंगे, फिर 19 कर देंगे। अब बच्चा 12th करने की जो उम्र होती है उसमें तुम सिविल सेवा में, प्लस परीक्षा किस में हो रही, इंग्लिश में, यहाँ आदमी को नहीं आ रही, फिर भी भारतीय जम के निकालेंगे वो परीक्षाएं। इतने मेहनती रहेंगे कि इसको भी निकालने लगेंगे। इसके बाद और षड्यंत्र रचेंगे फिर, लेकिन धीमे धीमे सुधार करेंगे। 1919 का एक्ट आएगा, उसमें ये बोलेंगे कि सिविल सर्विसेज अब परीक्षा जो होगी कहाँ होगी, इंडिया में भी होगी, इंडियंस भाग ले सकते हैं और यहाँ होगी। पहले कहाँ हो रही थी, ब्रिटेन में। मीन्स इंडियंस को अलाउ तो किया, वही इंडियंस जा पाएंगे ना देने जिनके पास पैसा है। अभी आज की डेट में कोई इंग्लैंड नहीं जा सकता, उस टाइम कैसे जा सकता था, है ना। तो अब क्या होगा, 1919 के एक्ट में आएगा, 1922 में पहली परीक्षा इलाहाबाद में करेंगे सिविल सर्विसेज की। और 1922 में जब पहली बार परीक्षा करेंगे, 1944 तक जाते जाते 22 साल के अंदर अंग्रेज़ों से ज़्यादा इंडियंस हो जाएंगे सिविल सर्विसेज में। तभी तो बाद में मैं जब बताऊंगा पूरा राष्ट्रीय आंदोलन, तो लगेगा कि 45 तक जाते जाते इतनी सारी चीज़ें बन जाएंगी कि अंग्रेज़ों को जाना ही था, फिर उनके बस का कुछ बचा नहीं था। हर जगह इंडियंस और सब में राष्ट्रभक्ति की भावना आ जाएगी। सेना में तो पूरे पहले से ही थे, ठीक है, तो उनको तो जाना ही था। वो तो अगस्त 1947 में हुए ना हम लोग, वो 1 साल बाद जाने वाले थे। 48 में उन्होंने बोला था जाने को, और इंडियंस भी बोल रहे थे कि तुम जल्दी मत जाओ, क्रमिक रूप से हमको शासन का हस्तांतरण करो। अचानक से तुम भाग गए, हम व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाएंगे, और जब व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाएंगे तो क्या होगा, अराजकता फैलेगी। अराजकता फैलेगी तो कोई भी शासन करेगा जिसके हाथ में पावर होगी। लेकिन वो बाद में इतने घबरा के भागेंगे कि वो 1 साल पहले हमको स्वतंत्र करके चले जाएंगे, ठीक है। तो वो सब बाद की बात है। अभी डाल लो एक, कौन सा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम।